मैं मनु साहू और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्राइम के बादशाहों की सीरीज में। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने क्राइम की दुनिया में अपनी दस्तक दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौरी शंकर, जो आज ऑटो शंकर के नाम से काफ़ी फेमस है। 90 के दशक में मद्रास से लड़कियां गायब होना शुरू हो गई। तब ये चिंता का विषय बना, एक नहीं, दो नहीं, 9 लड़कियां एकदम से गायब हो गईं। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन बाद में एक शख्स जिसका नाम गौरी शंकर, उस पर शक जताया गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौरी शंकर की, जो मद्रास में रहता था। सिर्फ उसे पैसा कमाने की धुन सी सवार थी। उसने अपना शराब का गैर कानूनी धंधा चलाने के लिए ऑटो ली। उस ऑटो में शराब लेकर तस्करी करता था। जी हाँ, उस कई बार पुलिस वालों को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी उस ऑटो में शराब भरकर पहुंचाया करता था। लेकिन एक बार मद्रास की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया शराब पर। काफी चिंता का विषय था गौरी शंकर के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसने इस धंधे को नहीं छोड़ा। लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट ये है कि उसने लड़कियों का धंधा स्टार्ट किया। मैं आपको बता दूं कि सेक्स के लिए वो लड़कियों को किडनैप करता और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को पहुंचाया करता था। ये एक बहुत दुख की बात है कि आज के समय में पॉलिटिशियन इसमें सबसे ज्यादा रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। गौरी शंकर का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम मोहन था। वो क्राइम की दुनिया में दूसरे नंबर पर आता था। लेकिन गौरी शंकर किसी से भी नीचा नहीं रहना चाहता था, इसीलिए उसने अपना एक गैंग बनाया। ऐसे 2 ही शख्स थे जिस पे गौरी शंकर आंख बंद करके विश्वास करता था। उन 2 बंदों का नाम एल्डेन और शिवाजी था। वो इन दोनों बंदे पर आंख बंद करके विश्वास करता था और इस सेक्स रैकेट में लड़कियों को कहां से उठाना है, कहां पे भेजना है, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहता था। लेकिन अगर मैं बात करूं गौरी शंकर की कि उसने किस तरीके से इस दुनिया में अपना नाम बनाया, इस क्राइम की दुनिया में नंबर 1 पर आया। उसकी क्राइम की जो पहुंच थी तब बढ़ी जब उसने पॉलिटिशियन के घर पर लड़की भिजवाना स्टार्ट कर दिया। वहां से उसको करोड़ों रुपए भी मिले और उसे ये पता चल गया कि उसको इस क्राइम की दुनिया में अभी आगे बहुत जाना है। उसने उस दिन से पीछे पलटकर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ पुलिस वाले भी मिले हुए। उसे ये बात भी पता थी कि वो अब किसी भी तरीके से गिरफ्तार नहीं हो पाएगा। पुलिस वालों को भी लड़कियां सप्लाई करना, पुलिस वालों का साथ देना, ये सारे काम गौरी शंकर उन दोनों बंदों के साथ मिलकर करता था। एलबी रोड पर जहां पे वो इन सारे काम को अंजाम देता था, कानो खान किसी को भी खबर इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो एक डेवलप एरिया नहीं था। वहां पर झोपड़पट्टी थी जिसके अंदर वो लड़कियों के साथ सेक्स कर कर उनको जिंदा जला देता था। इतनी शर्मनाक बात है क्योंकि अगल बगल के पड़ोसियों को भी कानो कान खबर तक नहीं हुई और उन्हें वहीं पर दफना दिया गया। लेकिन इसके बाद एक लड़की जो कि 1987 में, इसका नाम ललिता था, वो वहां से भाग निकली। जी हाँ, ललिता अपने प्रेमी के साथ उसके चंगुल से भाग निकली। लेकिन कितना समय और कब तक वो बचती गौरी शंकर के इस जाल से? उसे दोबारा पकड़ा गया और वापस लाया गया। उसके प्रेमी के सामने उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसको दफना दिया गया। वहीं उसके प्रेमी को जिंदा जलाकर समुद्र में फेंक दिया गया। ऐसे कई ऐसे मंजर हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन गौरी शंकर के पांव थमने को नहीं थे। इसके बाद कई लड़कियां उसके शिकंजे में भी आई। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गौरी शंकर फंसने की कगार पे था। जी हाँ, जब वो शराब लेने के लिए दुकान पर गया और उसने एक सुंदर सी बला को देखा और किडनैप करने की सोचा। लेकिन उसी के बाद किडनैप करने ही वाला था, लेकिन वो लड़की उनके चंगुल से भाग निकली। भागकर कहाँ गई? भागकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई।
वहां पे हर एक शख्स की निगाहें उस लड़की पर थी। उस लड़की ने पुलिस वालों को पूरी दास्तान सुनाई कि किस तरीके से कैसे उसे किडनैप किया गया। लेकिन उसी के बाद पुलिस वालों ने अपनी एक टीम को तैयार किया और जुट गई गौरी शंकर को पकड़ने में। लेकिन कहाँ, गौरी शंकर एक बहुत बड़ा सीरियल क्रिमिनल बन चुका था। उसे ये साफ पता था कि अगर पुलिस वाले उसे ढूंढ भी लेते हैं तो वो बहुत आसानी से उनके चंगुल से भाग निकलेगा। पेरियार में चल रहे इस सेक्स रैकेट को रोका जा सकता था, लेकिन इसका प्रयास किसी ने नहीं किया। लेकिन जब उस लड़की ने पुलिस वालों को सारी बात समझाई, पुलिस वाले भी तो मिले हुए थे गौरी शंकर के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सारे पुलिस वाले गौरी शंकर की टीम के साथ थे या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं। गौरी शंकर को पकड़ने के लिए पूरी टीम तैयार की गई। वहां के उस समय के गवर्नर अलेक्जेंडर ने एक टीम तैयार की जिसके तहत गौरी शंकर को रिमांड में लिया गया। लेकिन 4 साल, जी हाँ 4 साल रिमांड में रखने के बाद भी वो वहां से भाग निकला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब उसके सारे अड्डों पर छापे मारे गए, जी हाँ जब छापे मारे गए वहां से कुछ नहीं मिला, लेकिन मिली तो क्या, एक डायरी। उस डायरी के अंदर ऐसी बातें लिखी थी जिसके बाद एक खुलासे होते गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या लिखा था उस डायरी में जो सुनकर या देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। अलेक्जेंडर ने जो टीम बनाई थी और पुलिस वालों को अलग अलग जगह भेजा था, उसके बाद गौरी शंकर को पकड़ लिया गया। गौरी शंकर से पूछताछ की गई, लेकिन उसने उसमें कई बड़े खुलासे भी किए, लेकिन उसने उस डायरी का नाम तक नहीं लिया था। सभी ये सोच रहे थे कि क्या वो डायरी इस पहेली को सुलझाएगी या नहीं, या और इस कहानी को उलझा के रख देगी। 9 लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो वो आज मौत के घाट उतारी जा चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि गौरी शंकर ने बताया कि वो 9 लड़कियां किसी और के पास नहीं, बड़े बड़े नेताओं और पॉलिटिशियन के पास भेजी गई थी, और जब वो पॉलिटिशियन और मिनिस्टर उनके साथ सेक्स कर लेते थे तब उन लड़कियों को जलाकर समुद्र में फेंक दिया जाता था। आज के समय में ये कितनी शर्मनाक बात है कि जिन पे हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट, जिनको हम वोट देते हैं, आज के टाइम में वो इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं या उलझे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उस डायरी के अंदर ऐसे कुछ पुलिस वालों के नाम थे जो कि उस रैकेट में जुड़े हुए थे। गौरी शंकर एक के बाद एक मर्डर करता गया, लेकिन उसको पकड़ने कोई नहीं आया। हाथ खुले थे, पैर खुले थे, एक जगह से दूसरी जगह फांदता गया, लेकिन उसे पकड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। उन पुलिस वालों को अलेक्जेंडर ने सस्पेंड कर दिया गया। डीएसपी को लंबी छुट्टी दे दी गई कि भाई अब तुम्हारा आराम का समय आ गया है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं गौरी शंकर की, तो गौरी शंकर ने अपने आप को बचाने की कई कोशिशें की। उनको एक एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन उसे क्लीन चिट नहीं मिला। नेगेटिव करती हुई उस एप्लीकेशन पर यह साफ लिख गया था कि गौरी शंकर को फांसी के फंदे तक जरूर लटकाया जाएगा। रही बात कि कब गौरी शंकर का ये रैकेट खत्म होगा, तब जब गौरी शंकर के जो 2 लोग थे वहां से लड़कियों को पेरियार से निकालने के समय झगड़ा किया, और उसी झगड़े में दोनों को बेरहमी से पीटा। बेरहमी से पीटने के बाद वहीं जला दिया गया और उसी जगह पेरियार के झोपड़ी में कैद कर दिया गया। उस झोपड़ी में बंद हो गई उन दोनों की चीखें। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो भी ऑटो शंकर के रास्ते में आता उसको अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता। लेकिन इस क्राइम की कब तक सीमा थी? कब तक गौरी शंकर इस तरीके से खुला रहता?
एक समय जरूर आना था जब गौरी शंकर को भी फांसी तक ले जाना था। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी टीम को भेजा और उस टीम ने कर दिखाया। गौरीशंकर अब पुलिस वालों के शिकंजे में था। जी हाँ, कई दिन तक उससे पूछताछ करने के बाद कई बड़े खुलासे हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को फांसी दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों का यह था कि क्या गौरीशंकर को भी फांसी होगी या नहीं, या फिर से वो छूट जाएगा या जेल से भाग निकलेगा। लेकिन नहीं, 27 जून 1988 को इस सीरियल किलर ऑटो शंकर को पूरी जनता पहचान चुकी थी। चेन्नई में बड़े बड़े पोस्टर लग चुके थे, उनका नाम हो चुका था कि वो सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद 31 में 1991 को गौरीशंकर को सजाए मौत सुनाई गई। फांसी के फंदे तक उसे वहां पहुंचाया गया। किसको पता था कि ऑटो शंकर बच निकलेगा। लेकिन कब तक दोस्तों, कब तक गौरीशंकर भागता। उसके सारे दोस्त पुलिस वालों के शिकंजे में थे और सबने अपना मुंह खोल रखा था कि कहां कहां उन लोगों ने लड़कियों की बॉडी या लाश को दफना रखा है। एक बड़ा दिन 27 अप्रैल 1995, जी हाँ, जिस समय गौरीशंकर को फांसी के फंदे तक पहुंचाया तो गया था, लेकिन फांसी भी लगाई गई थी। उस दिन चेन्नई के लिए बहुत बड़ा दिन था और इस बात की खुशी मना रहे थे चेन्नई और मद्रास के लोग कि आखिर गौरीशंकर को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया। ऐसी स्टोरी अगर आप और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन विद्यांशी द्विवेदी के साथ मैं मनु साहू, thescoopbeats.com।